जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। अभी जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा, हम लोगों की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। पीएससी की क्लासेस नहीं चल पा रही है, कारण है उसके पीछे रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिल रहा। बच्चों से पूछते हैं कमेंट करके कोई समस्या है क्या, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। मैं अकेला ही अपने हिसाब से पढ़ाया जा रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा कि चल रही है कि नहीं चल रही। इसलिए हम लोग तो अपने हिसाब से अब हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जेल प्रहरी और एमपीएसआई के लिए। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर है कि एमपीएसआई और एमपीएसआई में 70 नंबर की हिंदी आती है। जेल प्रहरी के लिए हम बात करें तो 20 नंबर की, और व्यापम की जितनी एग्जाम्स कंडक्ट होती है सब में आता है। पटवारी के ले लो, प्लाटून कमांडर के ले लो, सब जगह हिंदी आता है। सब जगह आपको काम आने वाला है। डस्टर भूल गया था, इसलिए वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा। देखो, तो क्या पीएससी में काम आएगा? पीएससी में 100% काम आएगा। ये यही रहता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। आपको डेफिनेशंस लिखना आना चाहिए बस। अगर आप अलग से, वैसे मैं अलग से एमपीएसआई के लिए एमपीपीएससी के लिए भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ इन्हीं विषय पर बात करते हैं। इसका जनरल लेक्चर, जनरल इंट्रोडक्शन भी डालने वाला हूं मैं। बस इस लेक्चर के बाद में जनरल के हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से शुरुआत करेंगे। आज का हम लोगों का व्याकरण का टॉपिक है। पहले तो व्याकरण को हम लोगों ने देखो 3 पार्ट्स में पढ़ना है। एक तो आपका वर्ण विचार, एक आपका शब्द विचार और एक आपका वाक्य विन्यास। आज हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे, और वर्ण विचार को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग 200 से 250 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वर्ण विचार से। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ वर्ण विचार की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यदि बात करें वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार में हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है? ध्वनि की हम लोग बात करें, यदि ध्वनि हम लोगों को पढ़ना है तो ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई देती है ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या जो सुनाई देती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई? शिव जी के डमरू से, ऐसा माना जाता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई देती है ध्वनि कहलाती है। आगे हम लोग बात करें वर्ण की। देखो, हम छोटी छोटी डेफिनेशंस पहले देखेंगे, उसके बाद में हम लोग किस पे आएंगे? वर्णमाला और वर्ण पे आएंगे। इसमें हम लोगों को आज कंप्लीट करना है। वर्ण में हम लोगों को स्वर व्यंजन पढ़ना है, आज हम स्वर को कंप्लीट करेंगे। तो वर्ण की यदि बात करें हम, तो वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। सीधे बोलूं तो इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। 3 मार्क्स की डेफिनेशन कंप्लीट होती है अगर पीएससी देते हो तो बेटा। वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। मतलब उनको तोड़ नहीं सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों से बोलूं, मैंने लिखा राम, तो क्या ये वर्ण है? नहीं, ये वर्ण नहीं है, रॉन्ग। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, र प्लस आ प्लस म और प्लस अ, तो ये वर्ण है, ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण, ये सभी क्या है? वर्ण है। ये क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण, और ये क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण, ये क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। तो ये जहां पर हलंत लगा ये व्यंजन वर्ण हो जाएगा। इतना फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? मतलब जिनको हम और नहीं तोड़ सकते। अब इस र के नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब आप इसको और नहीं तोड़ सकते, है ना? इतना फंडा आप लोगों को समझ में आया। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा म, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको लिख सकता हूं म प्लस अ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो वर्ण क्या हो गया? जिसको हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसके बाद में हम लोग यदि बात करें, वर्ण तो हम लोगों को पढ़ना ही है, लेकिन एक छोटी छोटी डेफिनेशंस जो आपको समझ में आई। इसके बाद में हम लोग बात करें तीसरे नंबर पर, ये देखें तो वर्ण, उसके बाद क्या पढ़ना हम लोगों को? शब्द देखना है अभी फिलहाल की कंडीशन में। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे कि मैंने शब्द लिखा क्या? राम। ये राम शब्द है। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। फंडा हुआ क्लियर? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। लिखने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो कोई भी लेक्चर पूरा मेरा देख रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। 810 मेरा उधर अबाउट में डला हुआ है, 81098444 और 327, ये नंबर अपना डला हुआ है। व्हाट्सअप करिए, आपको नोट्स पूरे जितना पढ़ाते जा रहा हूँ वो मिलते जाएंगे। अगर आप व्हाट्सअप नहीं कर सकते तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, कॉम्पिटिटिव जंक्शन के नाम से है। वहाँ पर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, पूरी प्रॉपर हिंदी की क्लास में आपको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो इतना फंडा हुआ क्लियर, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। शब्द है ना, शब्द हुआ। शब्द के बाद में यदि हम लोग बात करें किसकी? वाक्य की। तो वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, याद रखना सार्थक शब्द इस्तेमाल हुआ है। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनी, है ना, इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। वाक्य कहलाती है। जैसे मैंने लिखा, मान लो
राम बाजार जाता है, ये राम ही को बाजार पहुंचाते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम इंग्लिश भी पढ़ते थे तो राम बाजार जाता है, राम गोस टू मार्केट, है ना, या गो टू मार्केट, क्या होगा बताओ अंग्रेजी वाले। राम बाजार जाता है, इसी को हम बाजार पहुंचाते हैं और दूसरा हमको मिलता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। या मैंने जैसे लिखा सत्यमेव जयते, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो इतना फंडा हुआ क्लियर, आई थिंक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करें तो बात करें भाषा की। हालांकि इन सबको हमको बाद में डिटेल करना, आज तो हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। लेकिन ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अच्छा ध्वनि के बाद में हमने देखा वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, मत टेंशन लेना घचड़ पचड़ हो रहा हो, कभी आप लोगों को ऐसा लग रहा हो तो नोट्स तो आपको मिलेंगे, नोट्स में सब लिखा है। सबसे छोटी इकाई कहलाती है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और सबसे छोटी इकाई कहलाती है। फिर उसके बाद में बात करें वाक्य की, तो वाक्य क्या है, सार्थक इकाई है। और दूसरा ये है कि भाषा की पूर्ण इकाई किसको कहते हैं, वाक्य को कहते हैं, भाषा की पूर्ण इकाई है। और व्यवहार रूप में कैसी होती है, लघुत्तम होती है। व्यवहारिक रूप में हम लोग बात करें जैसे राम बाजार जाता है तो ये लघुत्तम इकाई है। इतना फंडा क्लियर हुआ। आई थिंक भाषा की बात कर लेते हैं। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा भी होती है, लिखित भाषा भी होती है और सांकेतिक भाषा भी होती है। जब हम भाषा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको काफ़ी डिटेल और काफ़ी विस्तृत पढ़ेंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है वर्ण। इसके बाद में हम लोग बात करें वर्णमाला। अच्छा दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा नीचे, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद ही चालू कर रहा हूँ और मैं खुद ही बंद कर रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा वर्णमाला। आई थिंक लेकिन दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं वर्णमाला। अकेला ही परेशान होते रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि क्लासेस बंद ना हो पाए। मोटिवेशन डाउन हो जाता है दोस्तों, देखो एक भी कमेंट नहीं मिलती है, कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है ना। और अपन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑफलाइन बच्चे उनकी हेल्प करें, तो वो तो सोने में बिजी है कोरोना के चलते। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें अनलॉक होना स्टार्ट हो रही है। मोदी जी ने भी बोल दिया लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो साहब मेरे हिसाब से अब आपको जाग जाना चाहिए, जो लोग सोए उनको जाग जाना चाहिए। तो वर्णमाला की हम लोग बात करें तो देखो मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। लेकिन उसको समझने से पहले, वर्णमाला को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। कभी कभी डेफिनेशंस दे देते हैं। वर्णों के क्रमिक उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब वर्णों का क्रमिक उच्चारण। जैसे हम लोग बचपन में सीखते थे ना, अनार का, आम का, इमली का, ऊख का, जो भी हम सीखते थे, तो वर्णों का क्रमिक उच्चारण मतलब एक के बाद एक क्रमिक उच्चारण समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। फंडा क्लियर हुआ, आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। तो मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी, 52। कुछ किताबें आपको 48 बताएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, 49 बताएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, 53 बताएगी और कुछ 52 बताएगी। आप लोगों को 52 को करेक्ट मान के चलना है, क्योंकि व्यापम की एग्जाम, मध्य प्रदेश की जितनी एग्जाम हो रही है उसमें 52 को करेक्ट मान के चला है। यूपीपीसीएस की एग्जाम में करेक्ट मान के चला है, यूपीएसआई में इसको करेक्ट मान के चला है, राजस्थान में जो एग्जाम होती है उसमें 52 को करेक्ट मान के चला है। ठीक है, तो आप 52 को करेक्ट मान के चलिएगा। तो वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए, 52। अब 52 में से आप बात करें किसकी, तो स्वर कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। अभी लिखना मत, बस ऐसे ही समझते चलना। स्वर कितने हैं, 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। तो 11 और 33 कितने हो गए यहाँ पर, 44 हो गए, 44 हो गए। स्वरों की संख्या कितनी, 11। व्यंजनों की संख्या कितनी, 33। संयुक्त व्यंजन कितने, 4। अब कौन सा है संयुक्त व्यंजन, शक, त्र, ज्ञ और ये श्र। शक, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन। तो 48 हो गए टोटल मिला के। फिर हम लोग बात करें दो क्या हो जाएंगे, अयोगवा हो जाएंगे, तो 50 हो गए। अयोगवा कौन कौन से हैं, अम और अह। दो क्या हो जाए, अयोगवाह क्या हो जाएंगे, 2 अम और अह। अब 2 क्या हो जाएंगे, द्विगुण हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 52। अब ये द्विगुण क्या है, ढ़ और ढ़, ये 2 क्या हो गए, द्विगुण हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 52 हो गए भाई। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, शक, त्र, ज्ञ और श्र। 2 क्या हो जाएंगे हमारे, अयोगवा, अम और अह। आगे इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। 2 क्या हो जाएंगे, द्विगुण हो जाएंगे, तो 52 हो गए टोटल। फंडा क्लियर हुआ। ये सब चीजें अपने को पढ़नी है आगे एक एक करके। ये हो गई मानक हिंदी वर्णमाला अपनी। इतना फंडा मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन ही मत लो। अब अपने को पढ़ना है क्या, वर्ण को। अब वर्ण को हम लोगों को पढ़ना है, तो वर्ण को पढ़ने से पहले अपन समझ लेते हैं भाई, वर्ण हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली है कि वे मूल ध्वनि जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या ध्वनि पूछे तो ध्वनि भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, स्वर वर्ण, या फिर हम लोग बात करें किसकी,
व्यंजन वर्ण की, जिसमें से आज हमको सिर्फ स्वर वर्ण पढ़ना है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। पहले स्वर वर्ण की डेफिनेशन देखते हैं और फिर विवादित क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वर वर्ण में विवादित क्वेश्चन क्या है। तो वे ध्वनियां जो कि क्या है? स्वतंत्र है, जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बोली जाती है, क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है या स्वर ध्वनि कहलाती है। या फेफड़ों से जब हमारे हवा बाहर निकलती है तो निर्बाध रूप से बाहर निकलती, बिना किसी बाधा के बाहर निकलती, वो क्या कहलाती है? स्वर ध्वनियां कहलाती है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। डायरेक्ट अगर आपसे पूछे या पूछे स्वर वर्ण कितने हैं तो 11, इनकी संख्या कितनी है? 11। इतना फंडा आप लोगों को क्लियर हुआ, ये आपको लगाना है डायरेक्ट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विद्वान के अनुसार कितने हैं, विद्वान के अनुसार तो 10। अगर आपसे पूछे कि विद्वानों के अनुसार वर्ण की संख्या कितनी है तो 10। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछे कि परंपरा के अनुसार कितनी है वर्णों, स्वर वर्णों की संख्या, तो 13। फंडा क्लियर? कितनी? 13। 3 क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछे वर्णों की संख्या कितनी तो 11, विद्वानों के अनुसार कितनी तो 10, परंपरा के अनुसार पूछे तो कितनी? 13। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो कैसे। अब ये स्वर व्यंजनों की संख्या 33 से व्यंजन हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज हमको पूरा स्वर खत्म करना है, कैसे खत्म करना देखते हैं। देखो अब इतना फंडा क्लियर हुआ क्या? जरा समझ लो बात को। हुआ क्लियर? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। देखो जरा नीचे से आवाज आ रही इसलिए थोड़ा तेज बोलो ताकि वो चुप हो जाए, है ना। देखो ई उ ए आई और ओ आउ, और क्या हो जाएगा हमारा? री हो जाएगा। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। ये क्या हो गए? 11 हो गए। कैसे 11 हो गए? 3 3 6 3 9 और 2 11। देखो 4 हो गए, 4 8 2 10 और 1 11। अब मैं एक बार बोल के पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए, संधि में दिक्कत ना आए। आ ई उ ए आई ओ औ और री। आ ई उ ए आई ओ औ री। ये 11 हो गए। अब देखो ये 11 स्वर है, ये अपने को याद रखना है। इन 11 स्वरों पे ही सारी कहानी टिकी है। छंद भी समझ में इन 11 स्वरों की वजह से ही आएगा, है ना। नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को। अब विद्वान क्या करते हैं? इसको नहीं मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। तो विद्वान लोगों का कहना है कि भाई ये री बोलने पे तो आ रहा है, री प्लस ई से मिलके बना हुआ लग रहा है, तो री प्लस ई से मिलके बना हुआ लग रहा है। तो फिर ये कैसे हो गया स्वर? क्योंकि बिना किसी सहायता के बोला जा रहा है, बिना अन्य वर्णों की सहायता से। तो परंपरा के अनुसार हम लोग बात करें तो 13 में कुछ विद्वान क्या करते हैं? इसको अम और अह को भी मान लेते हैं। मतलब हमारी जो परंपराएं चली आ रही थी उसमें अम और अह को भी क्या माना जाता था? स्वर माना जाता था। लेकिन अब हम लोग देखें, इसको जरा समझें कि भाई ये 11 स्वर अपने को याद रखना है। अम अह क्या हो जाएंगे? अयोगवा हो जाएंगे हमारे लिए। आगे चल के हम देखते हैं अयोगवा क्या चीज है। इतना फंडा क्लियर हुआ? मुझे लगता है सभी को इतना फंडा क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा धीरे हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता था। वो बच्चों ने मुझे क्या कर दिया, बोल दिया कि भैया सर आप तो स्पीड से पढ़ाते हो, इसलिए मैंने स्पीड से पढ़ाना थोड़ा कम किया। अब हमको देखना है उच्चारण एवं मात्रा अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण एवं मात्रा अवधि के आधार पर, जैसे हम उच्चारण करते हैं या मात्रा लगाते हैं उसके आधार पर, उच्चारण एवं मात्रा अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो उच्चारण एवं मात्रा अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के हैं उच्चारण एवं मात्रा अवधि के आधार पर। अब ये 4 प्रकार कौन से हैं? पहला तो हम लोग देखें ह्रस्व स्वर, दूसरा हम देखें दीर्घ स्वर, तीसरा हम देखें संयुक्त स्वर, चौथा हम देखें प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं, या फिर इसको लघु स्वर भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं। उच्चारण एवं मात्रा अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? क्वेश्चन एसआई में बहुत बार पूछा है, तो ये 4 नाम याद रखना, और 4 भी पूछ लेता है डायरेक्ट। ऑप्शन में मिलता है 3 2 1 4, तो 4 याद रखना है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। फिर एक विवादित बात यहां से उत्पन्न होती है कि 3 प्रकार से भी माना गया कहीं जगह पर। क्यों माना गया? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक ही में काउंट कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि दीर्घ स्वर और आगे चल के हम लोगों को संयुक्त स्वर को अलग कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगा। कुछ जगह पर प्लुत स्वर को मानते नहीं, इसको प्लुत भी बोलते हैं और फ्लुत भी बोलते हैं, इसको समझना। अब ह्रस्व स्वर को पहले समझते हैं। अपने को 4 याद रखना, अलग अलग कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें या मूल स्वर की बात करें या लघु स्वर की बात करें, तो वे स्वर जो किन्हीं अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। या जो स्वतंत्र है और सार्थक है वो क्या कहलाएंगे हम लोगों के लिए? मूल स्वर कहलाएंगे या लघु स्वर कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी है? 4।
इनकी संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं आप लोगों से हिंदी पढ़ते टाइम ये बोल रहा हूं कि कुछ इतने ज्यादा एक्सेप्शन है कि इसमें विद्वान इतने ज्यादा लड़ते हैं कि हम लोग क्या है उसमें उलझ जाते हैं। हम लोगों को विद्वानों के चक्कर में नहीं उलझना, हमको एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो जो हमारे काम की चीज है सिर्फ हमको वही पढ़ना है। अब आपको बोल दिया ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर 4 है जिसमें अ, ई, उ और री आता है, तो ये आपको याद रखना ही है किसी भी कंडीशन। फिर विद्वान लड़ा करे री के पीछे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो विद्वानों का काम है, हम उतने विद्वान नहीं, हम तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड निकालना है और पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये कितने हो गए हमारे, कहाँ चले गया वो एक चीज और देखना था, हाँ ठीक है, अ, ई, उ और री। अच्छा देखना क्या है, यहाँ सामने लिख दिया ना, ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वर की बात करें या गुरु स्वर की बात करें, तो दीर्घ स्वर की हम लोग बात करें, गुरु स्वर की बात करें, तो वे वर्ण या वे स्वर वर्ण जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं या गुरु स्वर कहलाते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और देखो, दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहां पर एक आपने चीज समझी कि दो समान स्वर आ रहे हैं, दो समान स्वर, दो समान स्वरों के मेल से बनने वाली नई ध्वनि क्या कहलाती है, नए स्वर क्या कहला रहे हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ। हालांकि इसको बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ नहीं बोला जाता है ना। इसको देखे तो आ प्लस अ से मिलके बना हुआ है, इसको देखे तो ई प्लस ई से मिलके बना हुआ, और इसको देखे तो उ प्लस उ से मिलके बना है। तो ये आपको याद रखना है, सब मिल जाएगा नोट्स में, टेंशन वाली बात ही नहीं है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ। आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ से मिलके बना है। संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 3 हो गई है, दीर्घ स्वर की ये 3 हो गई है ना। अब क्या कर रहे हैं, संयुक्त स्वर की संख्या अपने को देखना है 4 है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त स्वर की डेफिनेशन अगर देखें तो ह्रस्व से बोलने में क्या लगता है, इसको 3 गुना समय लगता है, दुगुना समय भी बोलते हैं कई जगह पर। लेकिन अपन देखें इसको क्लियरली देखें कि भाई इसको 3 गुना समय लग रहा है दो असमान स्वरों के मेल से। यहां पर क्या है, दो समान स्वरों के मेल से बनने वाला, ये क्या हो जाएगा, दो असमान स्वर के मेल से बनेगा। तो असमान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। कैसे सॉरी देखो, ए आई ओ और औ, ए आई ओ और औ, ए आई ओ औ, ये किससे मिलके बने हैं, संयुक्त स्वर की हम लोग बात करें तो अ प्लस ई से मिलके बने हैं, अ प्लस ए से मिलके बने हैं, अ प्लस उ से मिलके बने हैं, और अ प्लस ओ से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, जैसे हम लोगों को याद होते थे जब हम एग्जाम की तैयारी करते थे। बार बार रिपीट करना पड़ता है दोस्तों, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज करो, बार बार अलग अलग किताबों के पीछे मत भागो। मैं बुक लिस्ट भी बता दूंगा अगर आप पूछोगे तो, कि बुक लिस्ट पर एक वीडियो बना दो MPSI के लिए, तो बना दूंगा, है ना। हालांकि मैं जनरली ये सब चीजें नहीं कर पाता। तो ए आई ओ औ, ए आई ऐसे पढ़ना है इसको, ए आई ओ औ, ओ औ, औ पढ़ेंगे, संधि में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो। अ प्लस ई से मिलके बना ए, आई से मिलके अ प्लस ए से, ओ किससे मिलके बना, अ प्लस उ से, औ किससे मिलके बना, अ प्लस ओ से मिलके बना हुआ है। बात को समझना, दो असमान स्वरों के मेल से असमान हो रहे हैं, जबकि ये क्या है, समान समान स्वर से मिल से। तो फंडा क्लियर हुआ, मुझे लगता है संयुक्त स्वर आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं, इसको ए आई ओ औ को भी किस में काउंट कर लेते हैं, दीर्घ में। बोले ये भी तो बड़े हैं, लेकिन हम लोगों को इसको अलग कैटेगराइज करके पढ़ना है। आगे हम लोग बात करें फ्लूट स्वर की, तो जिसको बोलने में स्वर से कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है ना, दुगुना समय, 4 गुना समय, जिसको बोलने में स्वर से ज्यादा समय लगता है, वो हम लोगों को याद रखना है। फ्लूट स्वर की बात करें हम लोग तो फ्लूट का अर्थ क्या होता है, SI में पूछा गया। इसका अर्थ होता है उछला हुआ, सॉरी उछला हुआ, इसका अर्थ होता है उछला हुआ या उथला हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, आप बोलते हो क्या, ओम, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, फ्लूट स्वर हो गया। फंडा क्लियर, आपको समझ में आया। उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से, उसको हमने आगे डिटेल पढ़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और डिटेल करते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया, चाहे PSC हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे SI हो, सब एग्जाम में आया है। यकीन ना हो तो लास्ट ईयर के पेपर देख सकते हैं, PSC वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो। ठीक है, इतना आगे बढ़े। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें किस पे, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और सॉरी
ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से किया है, दो प्रकार है ओष्ठाकृति के आधार पर। कैसे? एक तो है आपका वृत्तमुखी और एक है आपका अवृत्तमुखी। एक हो गया आपका वृत्ताकार और एक हो गया आपका अवृत्ताकार। एक हो गया वृत्तमुखी, मतलब आपका मुख कैसा बनेगा, वृत्त के आकार का बनेगा। और एक कैसा बनेगा, जैसे एक वृत्त बना, अरे यार इतना अच्छा सर्कल नहीं बन पाया, थोड़ा सा अच्छा सर्कल बना लेते हैं तो बच्चे, अरे ये लो। जब आप सोच समझ के कुछ चीजें करने लग जाते हो ना तो हो नहीं पाती है, और इसमें वृत्त के आकार का नहीं बनेगा। फंडा हो रहा है क्लियर? तो ओष्ठाकृति के आधार पर मतलब वृत्त, जब जिन स्वरों को बोले 11 स्वर है टोटल आपके पास में, 11 स्वर, वे स्वर जिन्हें हम बोलते हैं तब हमारे होठों का आकार वृत्त के समान दिखाई दे। जिनको हम बोलें तो उनका आकार कैसा दिखे, वृत्त के समान दिखाई दे। जो ध्वनि हम लोग बोलेंगे उसमें क्या हो जाएगा आपका, वृत्तमुखी में क्या हो जाएगा, दिख रहा है होगा ना शायद, उ ओ औ, ये वृत्तमुखी हो गए 4। ये क्या होगा, वृत्तमुखी हो गए। देखो 11 है टोटल, 11 में से 4 चलेगा तो बचे कितने, 7, 7 3 10 और 1 11। उ ओ औ, उ ओ औ, उ ओ औ, ओ औ। तो ये अपने को फंडा क्लियर हुआ, उ ओ औ। जब कभी भी आप लोग एग्जाम में फंस जाते हो, जब कभी आपको दिक्कत आती है कि वृत्तमुखी होगा नहीं होगा ये सब चीजें, तो आप वहां पर बोल के देखो आपके होठों का आकार कैसा दिख रहा है, सर्कल की तरह दिख रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है, तो उ ओ औ है ना। अभी तो मैं यहाँ बोल रहा हूं, मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो बच्चों से बोलता हूं आईने में देखना, अभी यहाँ पर तो आपको आईने की तरह ही दिख रहा होगा ये सारी चीजें। अब इसमें से 11 में से 7 चले गए तो बचा क्या, आ ई उ तो हो गया, ओ औ भी हो गया, बचा क्या, ए आई। तो कितने हो गए, 2 4 6 और एक बचा क्या हमारा, री। अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल ही रहा हूं। तो ये 7 क्या होगा, अवृत्तमुखी हो गए। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं, अगर ये याद रहेगा तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। इतना फंडा क्लियर हुआ। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार समझ में आया। ये किस आधार पर थे, ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब आपके होठों की आकृति कैसे बनेगी। आगे हम लोग बात करें, थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं आप लोगों को उसके नाम भी बताते चलता हूं कि भाई मुख द्वार या फिर मुख विवर या फिर मुख प्रयत्न के आधार पर ठीक है। मुख द्वार, अगर मैंने उधर मुख द्वार सॉरी क्या बोलते हैं मुखाकृति बोल दिया हो तो सॉरी, वहां पर ओष्ठाकृति ही है। हाँ अगर बोल दिया हो तो मैं भूल गया हूं, क्योंकि मुख द्वार की बात कर, द्वारा नहीं, मुख द्वार या फिर मुख विवर या फिर मुखाकृति है ना। मुखाकृति, मुख द्वार, मुख विवर, मुखाकृति, और एक और कौन सा हो सकता है, मुख प्रयत्न। मुख प्रयत्न, ये चारों के लिए एक ही चीज हम लोगों को याद रखनी है, मुख प्रयत्न। मुख द्वार, मुख विवर, मुखाकृति और मुख प्रयत्न, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। इतना फंडा आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। 4 प्रकार से किया गया है। कैसे, पहला है संवृत स्वर, दूसरा है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है क्या, अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब संवृत का अर्थ क्या होता है खुलना, और विवृत का अर्थ क्या होता है बंद होना। संवृत का अर्थ क्या होता है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, विवृत का अर्थ खुलना, हाथ ये गड़बड़ हो गया ना, वही तो मैं सोचूं, विवृत स्वर संवृत स्वर, ओके ओके खुलना। देखो दोस्तों, संवृत का अर्थ क्या होता है बंद होना, और विवृत का अर्थ क्या होता है खुलना। तो संवृत मतलब बंद, बंद हो गया संवृत मतलब, तो अर्ध संवृत मतलब आधा बंद, विवृत मतलब खुलना, तो अर्ध विवृत मतलब क्या हो जाएगा, आधा खुलना। तो वे स्वर क्या हो जाता है, विवृत स्वर मतलब खुलना है ना, आगे पीछे लिखा गया, सॉरी माफी चाहता हूं उसके लिए। संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। तो विवृत मतलब खुलना और संवृत मतलब बंद होना, आधा आधा हम लोग लगा लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विवृत स्वर की, मतलब इसमें क्या रहेगा, आपका मुंह क्या रहेगा, पूरा खुला रहेगा। विवृत स्वर में खुलना मतलब आपका मुंह पूरा खुला रहेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुला रहे वे क्या कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। एमपीपीएससी की डेफिनेशन कंप्लीट। कौन सा ऐसा हो सकता है, देखो जरा, आ बोलने पर कैसा निकल रहा, अब आप जोर जोर से थोड़ी चिल्ला सकता मैं, आप चाहे धीरे बोलो तो भी आपका मुंह तो पूरा ही खुलेगा, तो आपका मुंह क्या हो गया, पूरा खुला। तो ये क्या हो गया आपका विवृत स्वर, आ हो गया। अब हम बात करें किसकी, अर्ध विवृत स्वर की। अर्ध विवृत स्वर में क्या रहेगा 2 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अर्ध विवृत स्वर में क्या हो जाएगा,
अ, आई और औ। अर्धविभक्त स्वर में क्या हो जाएगा? अ, आई और औ, अ, आई और औ, आई, औ। आधा खुला, अ, आ, ए, आई, औ। तो आधा खुला हुआ है। संवृत मतलब क्या होता है? बंद होना, लगभग बंद रहता है, पूरा तो बंद नहीं रहेगा, आप मुंह बंद कर लोगे तो कैसे बोल पाओगे। तो संवृत मतलब बंद होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ई और उ, ई, उ, ई, उ। तो बंद रह रहा है, संवृत में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और अर्ध संवृत में क्या हो जाएगा? आधा बंद रहेगा, आधा बंद रहेगा। अब देखो, आ चले गया, ए, आई, औ चले गया, ई, उ चले गया, तो बच्चा जो हो जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? आई थिंक, मुझे लगता है सबको ये चीजें समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग इसके बाद में आगे बढ़े, थोड़ा सा हो सकता हो लेक्चर बड़ा लगे, लेकिन आपको सारे फंडे क्लियर होते चलेंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करें जीभ, हमारी जो जीभ है, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो 3 प्रकार से किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जेल प्रहरी ले लो आप, ऐसा ही ले लो, सारे क्वेश्चन। मध्य स्वर की हम लोग बात करें तो मध्य से कहां से निकलेगा? अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में और पश्च मतलब पीछे वाला। जीभ या जीवा स्थान के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो अगर हम अग्र स्वर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? ई और ए, आई, ई आगे से निकल रहा है, ई। आप जाके देखना, मेरा चेहरा एकदम अजीब लग रहा होगा आपको। ए, आई आगे से निकल रहा सॉरी। मध्य में निकलेगा किसमें? अ। आप बोल के देखो एक बार, अ बीच में से निकल रहा है, बाकी बचे क्या हो जाएंगे? उ, और क्या हो जाएगा आपका? ओ, औ और आ, ओ, औ और आपका क्या हो जाएगा? आ। ये क्या हो जाएंगे हमारे? पश्च। आवाज ही नहीं निकल रही है सर्दी के कारण। ओ, औ, आ। तो ये सब कहां से निकल रहे हैं? पीछे से निकल रहे हैं, जीभ की वजह से एकदम कंठ तक पहुंच जाती है बात। तो ये क्या होगा हमारे जीवा स्थान के आधार पर? अग्र, मध्य और पश्च। इतना फंडा क्लियर हुआ स्वरों का। अब थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा बात करते हैं। आपने सुना होगा संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। लेकिन हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसको कहा जाता है? पंडित कामता प्रसाद गुरु जी को। पंडित कामता प्रसाद जी गुरु जो है उनको हम हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहते हैं। उनके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 2। एक तो है आपका मूल स्वर जिसको हम लोग ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और एक है आपका क्या? संधि स्वर। ये 2 है, किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित जी के अनुसार। ये हम लोगों को याद रखना, गलत लिखा हुआ ऐसे मत लिखना, पंडित जी पूरा लिखना अपने को। मूल स्वर और संधि स्वर, ये पंडित कामता प्रसाद जी गुरु हमारे मध्य प्रदेश के हैं, उनके अनुसार क्या होता है? वो पाणिनि कहलाते हैं हिंदी व्याकरण के। और संधि स्वर को फिर उन्होंने 2 भागों में हम लोगों ने तोड़ के रखा हुआ है। संधि स्वर में क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो बात कहां पर गाड़ी आ गई? वहीं पर आ गई। संधि स्वर को दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कहते हैं। संधि का मतलब आपको पता ही है, नहीं पता होगा तो अपन संधि पढ़ेंगे जब बताऊंगा, अभी क्यों नहीं बता रहे हो, अभी बता दो। तो मूल और संधि स्वर, तो दीर्घ और संयुक्त में बटा होता है संधि स्वर। तो दीर्घ हम लोग देख चुके हैं, संयुक्त हम लोग देख चुके हैं, मूल को भी हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम लोग ह्रस्व भी कहते हैं। तो इसको यहाँ पर डिटेल नहीं करना है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में आता है और असाइनमेंट आया हुआ भी है। अब थोड़ा सा और 2-3 डेफिनेशन देख के हम आज की स्टोरी खत्म करते हैं, क्योंकि ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इतना धीरे मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। अयोगवाह की हम लोग बात करें, अयोगवाह कहलाते हैं जैसे कि अम और अह, जो ना तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अम और अह। अम और अह ये क्या है? अयोगवाह है, जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये क्रमशः क्या कहलाते हैं? अनुस्वार, है ना, अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं क्रमशः। इतना फंडा क्लियर हुआ। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल हमारा नाक मदद करता है वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। केवल हमारा नाक मदद करेगा, नाक मदद करता है, केवल नाक मदद करता है, वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, क्या? रंग, भंग और चंग। रंग, भंग, चंग, संग। रंग, भंग, चंग, संग। तो हमारा नाक मदद कर रहा है हिमेश रेशमिया की तरह, ठीक है। विसर्ग आप लोगों ने देखा होगा, दुख, उसके बाद में प्रातः, इस तरीके के आपने शब्द देखे हैं बचपन में। तो दुख हो गया, प्रातः हो गया, इस तरीके से। ये क्या हो गया? आपका विसर्ग हो गया। आगे एक चीज और देखो, विसर्ग हो गया, अनुस्वार हो गया, एक चीज और देखो, अनुनासिक। अनुनासिक को भी समझ लो, अनुनासिक को भी आप लोगों को समझना है।
अनुनासिक। आप चाहो तो शॉर्टकट में अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिख लेना, मैंने तो फुल डेफिनेशन लिख रखी है, पीएससी वाले बच्चों के हिसाब से भी लिख रखा है। अनुनासिक की बात करें तो जिसमें हमारा नाक और मुख दोनों ही मदद करेगा, तो आप चाहो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो नाक व मुख, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, नाक व मुख मदद करेगा। तो एग्जाम्पल देके बताओ सर, नाक और मुख कैसे मदद करेगा। आंख की बात करें, आंख हो गया या हंस हो गया या फिर हंस हो गया, बताओ ये हंस है क्या हंस है, दोनों बताना क्या है, ये हंस हो गया ये हंस हो गया। तो ये आंख में हम लोगों की नाक भी मदद कर रही है और मुख भी बदल कर रही है बोलने में, या हंस बोला तो हमारी क्या, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये वाला बिंदु, और ये क्या हो गया, चंद्र बिंदु, जो हम लोग कंफ्यूज होते हैं लगाने में। एक और देख लो, अनुनासिक हो गया। निर्नुनासिक मतलब जिसमें केवल हमारा मुख ही मदद करेगा, जैसे हम जो जनरल बोलते हैं आ बोला, स बोला, है ना, आ बोला, रा बोला, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए निर्नुनासिक, जिसमें केवल हमारा मुख मदद करेगा। मुझे लगता है इतना फंडा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये क्लास कैसी लगी आपको, इसको जरूर शेयर कीजिए, अच्छी लगी तो, और स्पीड बढ़ानी हो तो मुझे बता देना। मैं आज बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे खुद को लग रहा है ऐसा कि मैं धीरे पढ़ा रहा था, लेकिन अब देखो नए बच्चों के लिए तो वो चीज़ें नहीं रहती है, इसलिए मेरे को अब आज थोड़ा सा धीरे पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक रहेगा व्यंजन वाला, व्यंजन इससे थोड़ा और बड़ा है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते चलेंगे, एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए इसको, हो सके तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आप नए जुड़े हैं तो। ये गारंटी है 70 में से 70 हिंदी के लेके आओगे, मेरी गारंटी है ये, ठीक है, अगर आप ह्यूमन एरर ना करते हो तो। पीएससी वालों से नेक्स्ट बार में हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।